नमस्कार साथियों, आप सबों का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, बार बार जो मेरा विषय होता है वो विषय सिर्फ अपने राज्य का, अपने देश का विकास कैसे हो, यही होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक दशक बीत गया, एक दशक क्या कह लीजिए उसको, जब से हम लोग बड़े हुए उस समय से लेकर के आज तक एक ही ख्वाहिश रही है कि हमारा राज्य खुशहाल रहे, युवाओं को रोजगार मिलता रहे और प्रगति के मार्ग पर रहे। ये सोचते सोचते, ये सपना देखते देखते विकास तो बहुत हुआ, ऐसा नहीं है कि विकास बहुत नहीं हुआ, लेकिन एक चीज जो उस वक्त भी था वो आज भी है, वो पलायन। हमारे यहाँ के युवा को जो है वो मजबूरी में अपना राज्य छोड़ कर करके बाहर जाना पड़ता है और बाहर जा कर करके सरवाइव करने में बहुत ही कंप्रोमाइजिंग स्थिति हो जाती है। तो यह एक अंदर से ये वेदना है, एक अंदर से ये दर्द है कि इस परिस्थिति को कैसे बदला जा सकता है। पहले बिजली नहीं रहती थी, अब बिजली रहने लगी है बिहार में। पहले सड़क की स्थिति ठीक नहीं थी, अब सड़क की स्थिति ठीक है। ये सुधार हुआ है। अगर साथ में साथ जो है, अगर ये रोजगार वाली स्थिति अगर दुरुस्त हो जाए, पढ़ने के लिए विद्यार्थी अगर अच्छे पढ़ाई के लिए बाहर जाते हो, ठीक है, हो जाए, लेकिन आप देखिएगा कि अच्छे अच्छे शिक्षक भी जो है बढ़िया बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो बिहार के ही पाए जाएंगे। आप कोटा को ले लीजिए, कोटा कोचिंग का हब हो गया, लेकिन ठीक उसी तरीके से पटना में भी अब एक कोचिंग की संख्या अच्छी खासी हो गई है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से का लड़का कोटा जाता है पढ़ने और वहाँ पढ़ाने वाला जो है सो रहे बिहार का ही, तो वो चीज यहाँ भी शुरुआत की जा सकती है, बिहार में भी उसकी शुरुआत की जा सकती है। तो यहाँ के लड़के यहीं भी रह जाएंगे और एक जिस तरीके से कोटा विकसित हुआ, तो कोटा किस लिए विकसित हुआ? कोचिंग हब के ही रूप में विकसित हुआ। तो वो स्थिति बिहार में भी हो सकती है। बिहार में उद्योग धंधे बहुतायत मात्रा में जो नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण जो है, समग्र विकास जो है सो बिहार में नहीं हो रहा है। समग्र विकास मतलब हर जगह का विकास, सम्यक विकास उसको कह लीजिए, गांव गांव का विकास, प्रखंड का विकास, अलग अलग जिलों का विकास। तो वो नहीं होने के कारण जो, जैसे पटना डेवलप है, पटना राजधानी है, तो आप देखिए कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं उनकी पहली इच्छा होती है कि आइदर पटना या पटना के सराउंडिंग में उनको जमीन मिल जाए ताकि वो अपना उद्योग धंधा यहाँ पर लगा सके। तो पटना का तो लिमिटेशन है, हर व्यक्ति को तो पटना में ही जमीन नहीं मिल सकती है। और वो पटना से बाहर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में नहीं जाना चाहते हैं। अगर यही विकास जो है, जो भी 38 जिला है बिहार में, अब वो सारे जिलों का अगर उसी तरीके से विकास हो जाए जिस तरीके से जो है पटना का है, 19-20 चल सकता है, तो पटना पर जो दबाव है वो तो कम होगा। पटना पर जब दबाव कम हो जाएगा, वो अलग अलग जिलों में जो है वही चीज, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगे, तो उनको परेशानी नहीं होगी वहां भी उद्योग धंधा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा जो फोकस है वो फोकस ये है, यह कैसे हो, यह कैसे हो जिससे कि आज पटना में अगर आप देख लीजिए, जमीन की कीमत 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के आसपास हो गई। अब 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के आसपास हो गया, सुविधा क्या है? सुविधा न के बराबर है। आप वही चीज चले जाइए फिर जो है तो दूसरे जिलों में,
तो दूसरे जिलों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। बहुत सारा जिला ऐसा है जहाँ की आपको रहने के लिए होटल में भी दिक्कत होगी, तो उद्योग धंधा लगाने जाएगा वहाँ, उसकी प्राथमिकता तो निश्चित तौर पर पटना होगी। अब करना क्या होगा, आपको अपने विकसित राज्यों से सबक लेना होगा, बाहर विदेशी देशों से नहीं, अपने यहाँ के विकसित राज्यों से सबक लेना होगा। जैसे उदाहरण लीजिए गुजरात। गुजरात में क्या है, गुजरात में अगर आप जाइए तो गांव भी आपको एक जो आपके यहाँ का ब्लॉक है उस तरीके का नजर आएगा। ये गांव नहीं, ये हमारे यहाँ का ब्लॉक है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो सो डेवलप हुआ है, तो नतीजा है कि कहीं भी एक इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया जाता है जहाँ की बिजली है, सड़क है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वो ठीक है, वो कहीं से कहीं जो है सो उद्योग धंधे लग जाते हैं, फिर उसके अगल बगल का क्षेत्र जो है सो डेवलप हो जाता है। वो काम यहाँ करना होगा। यानी गांव के विकास से ही आपके यहाँ गांव का ही जो सही है, गांव का अगर आप मूलभूत सुविधा दे दीजिएगा तो पहला तो है कि गांव से पलायन शहर की ओर रुक जाएगा। और उसमें क्या है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, शिक्षा, शिक्षा मतलब स्कूल, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य मतलब बढ़िया चिकित्सा की व्यवस्था हो जाए, और बिजली। अगर इन चार चीजों की व्यवस्था आप वहां करिएगा तो वहां की आबादी वहीं पर रुक जाएगी। जब वहां की आबादी वहां पर रुकेगी तो निश्चित तौर पर उसका डेवलपमेंट भी होगा और आपको जो पटना के ऊपर दबाव है वो दबाव भी कम होगा। अब इसके लिए जो है सो सारी चीज सरकार के ऊपर नहीं निर्भर की जा सकती। तो करना क्या होगा, आप 45,000 गांव है पूरे बिहार में, 45,000 गांव है, 8470 या 78 या 71 पंचायत है बिहार में। माइक्रो लेवल की प्लानिंग करनी होगी, माइक्रो लेवल की प्लानिंग करनी होगी। 45,000 गांव हो गया आपके यहाँ, 8470-75 के बीच में जो है तो पंचायत है, इसको डेवलप कर देना है। तो इसको डेवलप करने में हर चीज की भूमिका है। पहले के जमाने में ये मंदिरों का कंसेप्ट क्यों हुआ, केवल आध्यात्मिक आधार नहीं था इसका, हम जा रहे हैं आप पूजा पाठ कर रहे हैं, नहीं, वो एक विकास का केंद्र हुआ करता था। मंदिर मंदिर जो था वह एक विकास का केंद्र हुआ करता था, वहीं से पूरे समाज का भी विकास आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उसी से जुड़ा हुआ था। आज के दिन में भी जो है लगभग 5,000 मठ और मंदिर हैं, जिसमें 4300-4400 मठ मंदिर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और रेस्ट 600-700 जो है वो अनरजिस्टर्ड है। अगर 45,000 गांव है और 4400 रजिस्टर्ड मठ मंदिर है, हम 5,000 की जगह 4500 हम ले लेते हैं, यानी कि एक गांव पर जो है एक मठ मंदिर अगर 10 गांव को कवर करें, 10 गांव को केंद्र बना करके 10 गांव पर एक मठ मंदिर का केंद्र हो जाए, इस तरीके से लेकर के अगर हम लोग चले तो बहुत आसानी से इस काम को किया जा सकता है। हम एक सुन रहे थे एक मौलवी का, ये जो आह्वान कर रहा था अपने अनुयायियों को कि मस्जिद की भूमिका ऐसी हो कि उसमें जो जकात आता है, जकात मतलब कि वो अपनी आमदनी का कुछ परसेंटेज जो है सो सामाजिक कार्य के लिए निकाल कर देता है वो लोग, मुस्लिम वर्ग लोग। तो कहता था, वो आह्वान करता था कि एक मस्जिद की भूमिका ऐसी हो कि उसके अंदर आने वाले जकात से जो है 5-7 किलोमीटर के दायरे में कोई भूखा न रहे। मतलब
आपके यहाँ के कंसेप्ट को उसने लिया। ये मठ मंदिरों की भूमिका थी, ये मठ मंदिरों का ताकत था, ये मठ मंदिर का सिस्टम था। मठ मंदिर जो हुआ करते थे वो एक उसको लोकल बॉडी कह लीजिए, शासन और सत्ता का, वही धर्म दंड स्थापित करता था। और उसी का विस्तृत रूप बढ़ते बढ़ते जो है वो केंद्र की सत्ता पर भी धर्म दंड रखते थे का प्रभाव। और आज आप जिस मठ मंदिर को जो चूंकि केवल घंटी बजाने के लिए और या दिया दिखाने के लिए मान के चल रहे हैं, और वो आपके पॉलिसी को फॉलो करने के लिए अपने अनुयायियों को सिखा रहा है कि आपके 5-6 किलोमीटर के अंदर कोई भूखा न रहे। आप अपने वास्तविक स्थिति को पहचानिए, आप इस मठ मंदिर की ताकत को पहचानिए। और मठ मंदिर वाले महंत भी जो हैं, धर्माचार्य भी जो हैं, अपने पुराने स्वरूप में लौटें। अपने आप को केवल अनुयायियों की संख्या या प्राप्त धनार्जन तक सीमित न रखें। जो समाज आपको दे रहा है उस समाज के लिए आपकी क्या भूमिका है, उस भूमिका पर जो है तो अपने अतीत की तरफ वापस लौट करके आना होगा। जब इस चीज को कीजिएगा तो गांव का विकास होगा। आप अपने विचार से प्रभावित कीजिएगा। जब आप एक कदम चलिएगा तो आपके पीछे पीछे कंपनियां एक दो कदम आगे निकलेगी। फिर जब आप आगे निकलिएगा, कंपनियां आपके पीछे अनुयायी के रूप में निकलेगी अपने CSR फंड को लेकर के। तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, यानी कि सरकार, शासन को भी जो सो प्रशासन को भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक सिस्टम चल पड़ेगा। विकास के प्रवाह को गतिमान करने के लिए एक सिस्टम चल पड़ेगा। और इसके लिए मैंने तो कहा, गांव है 45,000 और रजिस्टर्ड मठ मंदिर है 4300-4400, कुछ है ही नहीं। 10 गांव को आपको टैकल करना है। 10 गांव को टैकल कीजिए और एक प्रवाह में ये हो जाइए। आप देखिए ना भाई, बहुत सारे जगहों पर आप देखिएगा कि कहीं बांध बनने का होता है तो बांध बनाने में जो है, अगर सरकारी प्रोजेक्ट को आप लेकर के चल जाइए और वही जो है सो श्रमदान से जो उस बांध का निर्माण होता है, तो लगभग जो है अगर 40-45 लाख अगर प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आपका जो सो 4 से 5 लाख रुपया में हो जाता है। क्यों? वहां के लोग जागरूक हो गए, श्रमदान में जो है कि लग गए और वो हो जाता है। तो मंदिरों की भूमिका जो है स्थानीय स्तर पर भी इतना प्रभावी हो जाए, आप केवल उस मंदिर के महंत न हो, आपकी प्रतिष्ठा जो है स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो शासन प्रशासन है, उसको कंट्रोल करने की भी शक्ति आप में आ जाए। इसलिए आ जाए कि आप उस इलाके के विकास के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी के का प्रभुत्व क्यों है? गोरक्ष पीठ जो है, गोरक्ष पीठ केवल पूजा पाठ नहीं करता है, वो स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में है, वो अन्नदान के भी क्षेत्र में है, वो गोपालन के भी क्षेत्र में है। बिना कास्ट और क्रीड के देखे हुए, बिना धर्म को देखे हुए वो सहायता का भी कार्यक्रम करते रहता है, सेवा का भी कार्यक्रम करते रहता है। तो कुछ भी हो जाए, गोरक्ष पीठ के इधर उधर लोग नहीं सोचते हैं। तो एक गोरक्ष पीठ एक उदाहरण जब है, इस तरीके से कितने जो है तो कि सारे मठ मंदिरों को परिवर्तित करने होगा अपने आप को इस रूप में। ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा परिवर्तन आएगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। नानाजी देशमुख ने स्वरूप दिखाया था एक समय में। नानाजी देशमुख RSS के प्रचारक रहे, उसके बाद जनसंघ में आए, उसके बाद सांसद भी बने, लेकिन उन्होंने राजनीति से सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर करके और चित्रकूट के आसपास में जो है वो गांवों को स्वावलंबी बनाने में जो है तो कि उन्होंने लगाया। और चित्रकूट के आसपास का उनका जो है सो जो यूनिवर्सिटी हुआ, या माने ऐसे गांवों को उन्होंने विकसित किया जहां माने स्वावलंबी, अपने जरूरत की चीजों के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं थी वैसे गांवों की।
कौन सी विकास की धारा इसको से आगे बढ़ जाएगी भाई? जब हमारे गांव इतने स्वावलंबी हो जाएंगे कि उनको अपने आवश्यकता की चीज के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट न रहना पड़े, इससे बढ़िया कोई विकास का मॉडल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जब इससे बढ़िया विकल्प तो कहीं से भी कोई भी आएगा बाहर, जो है बाहर का, वो उद्योग लगावेगा, हमारा रुपया मजबूत होगा। जब हमको बाहर से मंगाने की जरूरत कम पड़ेगी, हम अपना उपयोग की चीज अपने जो कि उत्पादन करना शुरू कर देंगे, मेरा ही न बढ़ेगा, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमारे जैसे कि ये बढ़ेगा। इसलिए मैं बार बार जो मेरा फोकस रहता है कि ये गांव का विकास कैसे हो। गांव आपके केंद्र में है और उस गांव के विकास के लिए कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से सहायक कारक हो सकते हैं सरकार के अलावा, उसमें मैं बार बार फोकस करता हूं। तो उसमें ये मंदिर बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस चलते मेरे धर्माचार्यों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आगे आए। ये जो वक्त है, ये जो देश के लिए अमृत काल का वक्त है, देश को विकसित देशों में जो है सो नंबर 1 बनाने के है, माता भारत माता को जो सो परम वैभव की अवस्था प्रदान कराने वाली बात है। उस समय एक एक सेकेंड, एक एक मिनट आपका महत्वपूर्ण है, हमारा महत्वपूर्ण है। और जनमानस का नेतृत्व करने के लिए जब आप अपने मठ और मंदिरों से बाहर निकल करके ये कीजिएगा, उससे बड़ी पूजा और कुछ दूसरी नहीं हो सकती। राम तो अंतरात्मा में बसे हुए हैं, बाबा भोलेनाथ तो अंतरात्मा में बसे हुए हैं। इसका प्रकटीकरण कहाँ होगा? ये जो नर से नारायण की कथा है, तो हर नर नारायण के का स्वरूप है। अगर उसकी सेवा में जो कि आप बाहर निकल करके आ जाते हैं, विग्रह की उपासना तो हो रही है। उसी विग्रह को जो तो एक एक आदमी में आप देखना शुरू कर दीजिए। अगर कोई आदमी भूखा है तो आपके प्रभु भूखे हैं। अगर कोई समाज उन्नति कर रहा है तो आपके नारायण की प्रतिष्ठा लक्ष्मी के साथ जैसे कि उन्नत हो रही है। इस भाव के साथ बढ़ना होगा। इससे बड़ी राष्ट्र सेवा नहीं हो सकती है, और राष्ट्र सेवा ही नहीं, इससे बड़ी प्रभु की सेवा नहीं हो सकती है। आगे बढ़िए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारा नेतृत्व कीजिए। आने वाले वर्षों में देखिएगा कि जो है तो हम कहां से कहां हम अपने देश को ले जा सकते हैं। हर लोग आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। आप देखें ना बेचैनी में, कहीं भी अगर लोगों को लगता है कि इसके मार्गदर्शन में हम विकास कर सकते हैं, लोग उसके पीछे जुट जाते हैं। आपकी तो एक विश्वसनीयता है, आप धार्मिक हैं, आप धर्म को आधार दे रहे हैं, धर्म आपका आधार है, दोनों चीजें हैं। जनमानस आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। आगे बढ़िए, मेरी विनती है, ये समय मत चूकिए। बहुत मुश्किल से ये समय आया है, यहां से हम और हमारा देश आगे बढ़ेगा। इससे बड़ा इतिहास और कुछ नहीं दूसरा लिखा जा सकता है। धन्यवाद।